हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 11 जुलाई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द केस फॉर कास्ट सेंसस। इस आर्टिकल में हम एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। क्रिटिकली एग्जामाइन द केस फॉर कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस के फेवर में और अगेंस्ट में आर्गूमेंट समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 2024 मेंस में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ केस फॉर पीपल वर्सेस पॉपुलेशन। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, तो पिछले 27 सालों में 1997 से 2024 के बीच में क्या क्या चेंजेस आए इंडिया में, इस आर्टिकल में उसकी बात की गई है। डेटा बेस्ड आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। डेटा आपको प्री में पूछा जा सकता है, मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है मैसेज टू मॉस्को। इसमें हम इंडिया रशिया कि जो रिलेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसकी बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे और आप डायरेक्टली सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस भी सर्च कर सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको मिल सकता है। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द केस फॉर अ कास्ट सेंसस। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 इंडियन सोसाइटी मेंस 2024 के पर्सपेक्टिव से यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस में इस बार पूछा जा सकता है। क्रिटिकली एग्जामाइन द केस फॉर कास्ट सेंसस। क्रिटिकली एग्जामाइन अगर लिखा होता है तो हमें दोनों तरफ के आर्गूमेंट देना पड़ेगा, क्यों कास्ट सेंसस होना चाहिए और क्यों कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। तो अगेंस्ट में और फेवर वाले आर्गूमेंट देखेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सेंसस के बारे में बात करेंगे, सेंसस से रिलेटेड डिटेल्स आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो प्री और मेंस एस्पेक्ट दोनों कवर करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे। Caste system has been a unique feature of Indian society. How will the caste census in India resolve the age-old crisis of caste atrocities and marginalization? जो कास्ट के नाम पर एट्रोसिटीज़ हो रही है, प्रताड़ना हो रही है, मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कास्ट सेंसस के थ्रू, ये क्वेश्चन को भी हम एड्रेस करेंगे। सेंसस के बारे में बात करते हैं। इंडिया में सेंसस की शुरुआत कब हुई थी? पहली बार 1872 में डिसऑर्गेनाइज्ड वे में शुरुआत हुई थी, और उस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? वाइसरॉय लॉर्ड मयो। ये सब आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था? 1881 से, और उसके बाद हर 10 साल में जनगणना या फिर सेंसस हो रहा है। हर 10 साल में हुआ है। लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में। 2021 में भी होना था लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कोविड आ चुका था और एनआरसी वाला एक मुद्दा आने के कारण स्टेट और सेंटर के बीच में फिक्शन आ गया था। तो अभी भी जो है जनगणना शुरू नहीं हुई है 2021 वाली। अच्छा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कंडक्ट कराता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है। सेंसस की अगर हम बात करें तो ये यूनियन लिस्ट में है, इसका मतलब जो केंद्र सरकार है वही रिस्पॉन्सिबल है सेंसस कराने के लिए। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, आपको प्रीलिम्स में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नाउ आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंटली बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था, उसके पहले कर्नाटका में 2015 में कास्ट सेंसस हुआ है। तो अलग अलग स्टेट में कास्ट सेंसस हो रहे हैं और लगातार डिमांड उठ रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए सेंटर लेवल पर, पूरे इंडिया का कास्ट सेंसस होना चाहिए। नाउ आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल की शुरुआत एक फेमस कोट से की गई है पीटर ड्रंकर के, ओनली व्हाट्स गेट्स मेजर गेट्स मैनेज। इसके ऊपर यार ऐसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका कोटेशन है। क्या मतलब है कोटेशन का? जिन चीज़ों का आप मेजर कर सकते हैं उन्हीं चीज़ को आप मैनेज कर पाएंगे। तो इस पर 2 पेज लिखने का मिनिमम आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब यही है कि यार डायग्नोसिस जब तक नहीं होगा प्रॉब्लम का तब तक के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। जब तक कि आप चीज़ों को समझेंगे नहीं कि कितनी डेप्थ में ये प्रॉब्लम है, कितने एक्सटेंट में ये प्रॉब्लम है, तब तक कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या हल नहीं ढूंढा जा सकता। तो वही यहाँ पर जो है इस कोटेशन का मतलब है ना। और जो
कंटेक्स्ट है यहाँ पर वो क्या है कि जो सोशल प्रॉब्लम है, जैसे कि हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगेंस्ट जेंडर, अगेंस्ट कास्ट, अगेंस्ट एनी रिलीजन, ये तब तक के इस प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो सकती जब तक कि हम लोग जो लोग पीड़ित लोग हैं उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर लेते। और आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कास्ट बेस्ड सेंसस करना पड़ेगा, अगर हम सिर्फ यहाँ पर कास्ट की बात कर रहे हैं तो ये आपका पहला आर्गूमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, आप इसे कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कास्ट सेंसस क्यों होना चाहिए। इसके पीछे के 4 रीजंस दिए गए हैं। इट इज़ अ सोशल इम्पेरेटिव, ये एक सोशल इम्पेरेटिव है, इसलिए कास्ट सेंसस होना चाहिए। इंडिया में अगर कास्ट की बात करें तो सोशल कंस्ट्रक्ट करने में कास्ट सबसे बड़ा रोल अदा करता है। 2011-12 का डेटा लें तो केवल 5% मैरिजेस ऐसी हैं जो कि इंटर कास्ट मैरिज है, बाकी मैरिजेस सारी की सारी कास्ट के बेसिस पे ही होती है। एंडोगेमी भी हम इसे बोल सकते हैं। इसका मतलब कास्ट, सेम कास्ट में ही आपकी मैरिजेस हो रही हैं। आज भी जो है कास्ट सरनेम का यूज़ किया जा रहा है, कास्ट मार्क का वाइड स्प्रेड इस्तेमाल करते हैं। कास्ट के बेसिस पे आपको रेसिडेंस देखने को भी मिलेंगे, है ना। जो डोमिनेटिंग कास्ट है वो एक साइड पर रह रही होती है विलेज के, और जो छोटी कास्ट हैं वो जनरली या तो विलेज के बाहर साइड में या फिर पेरिफेरियल एरिया में आपको देखने को मिलेगी। इवन जो इलेक्शन में कैंडिडेट की चॉइस है वो भी कास्ट देखकर ही की जाती है। कैबिनेट का फॉर्मेशन भी कास्ट देख के किया जाता है। इवन प्रेसिडेंट कौन होगा इसमें भी जो है कास्ट कंसिडरेशन होता है। तो ये बेसिकली एक सोशल इम्पेरेटिव है। ठीक, तो पहला रीज़न हो जाएगा आपका कि ये एक सोशल इम्पेरेटिव है, इसलिए कास्ट सेंसस होना चाहिए। दूसरा क्या है, इट इज़ अ लीगल इम्पेरेटिव। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड पॉलिसीज ऑफ सोशल जस्टिस विच इंक्लूड रिजर्वेशन इन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी, एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी परस्यूड इफेक्टिवली विदाउट डिटेल कास्ट वाइज डेटा। अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड पॉलिसी है, जैसे कि रिजर्वेशन, लोगों को कास्ट के नाम पे एजुकेशन प्रोवाइड करना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देना, ये सब पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम डिटेल कास्ट वाइज डेटा नहीं कलेक्ट कर लेते। कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि कास्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्लास वर्ड ही इस्तेमाल किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई रूलिंग में कास्ट को एज अ रेलेवेंट क्राइटेरिया, सोल क्राइटेरिया और डोमिनेंट क्राइटेरिया माना है टू डिफाइन अ बैकवर्ड क्लास। तो इसलिए जो है ये एक लीगल इम्पेरेटिव भी है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उसको मटेरियलाइज या रियलाइज करने के लिए ये कास्ट बेस्ड सेंसस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पेरेटिव। अगर डिटेल कास्ट वाइज डेटा होगा तो जो रॉन्गफुल इंक्लूजन हो चुका है अनडिजर्विंग कास्ट का फॉर रिजर्वेशन और फॉर वेलफेयर मेजर्स, वो सारा रॉन्गफुल इंक्लूजन ख़त्म हो पाएगा, और जो डिज़र्विंग कास्ट है उनको सोशल वेलफेयर और जो रिजर्वेशन है उसके बेनिफिट मिल पाएंगे। तो इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पेरेटिव है। कई बार ये होता है कि कुछ डोमिनेटिंग कास्ट को ही सारा बेनिफिट मिल जाता है, और बहुत सारी जो छोटी कास्ट होती हैं जो डोमिनेटिंग नहीं है बाय नंबर्स, बाय पॉपुलेशन, वो कास्ट पीछे रह जाती है। तो हमें प्रॉपरली सारी कास्ट को मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इवन सब कैटेगराइजेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। सब कैटेगराइजेशन करके रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की भी ज़रूरत है, और इसके लिए जो सरकार है उन्होंने जस्टिस रोहिणी कमेटी बनाई है, जिसमें ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन किया जा रहा है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पेरेटिव है। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ अ मॉरल इम्पेरेटिव। द एब्सेंस ऑफ डिटेल कास्ट वाइज डेटा हैज़ हेल्प्ड अ कोटरी ऑफ एलाइट्स अमॉन्ग अपर कास्ट एंड डोमिनेंट other backward classes to corner a disproportionate share of the nation asset, income and position of power. So ये moral imperative इसलिए है क्योंकि कास्ट बेस्ड डेटा नहीं होने के कारण कुछ एलाइट्स ने और जो डोमिनेटिंग ओबीसी क्लास है उन्होंने नेशनल इनकम पर, नेशनल एसेट पर और पावर पोजीशन पर अपनी जगह बनाकर रखी हुई है। तो ऐसे में जो है जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए जो पाई बचा है ना, जो आपका रिसोर्सेज बचे हैं वो बहुत कम बचे हैं। तो ये एक तरीके से मॉरल इम्पेरेटिव है क्योंकि यहाँ पर इनजस्टिस हो रही है एक बड़ी पॉपुलेशन के साथ में। इसलिए जो है आपको क्या करने की ज़रूरत है, डिटेल सेंसस करने की ज़रूरत है। जो पहला सेंसस हुआ था वो
1881 में हुआ था, और 1931 में लास्ट सेंसस हुआ था जिसमें सोशल और इकोनॉमिक क्लासेस का सेंसस किया गया था। 1951 के बाद से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कट कह दिया कि भाई कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होंगे। हालांकि एससी और एसटी कम्युनिटी का अलग से सेंसस किया जाता है सिंस 1951। इवन रिलीजन और लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी सेंसस किया जाता है। केवल और केवल किसको कास्ट सेंसस में इंक्लूड करने की ज़रूरत है? ओबीसी बस को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं कि सिर्फ आपको ओबीसी भर को इंक्लूड करना है कास्ट सेंसस में, तो प्रॉब्लम क्या है? आप ओबीसी कैटेगरी को भी क्या कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके 4 आर्गूमेंट्स हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कास्ट सेंसस के अगेंस्ट में आर्गूमेंट क्या क्या है। तो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है दैट इट इज़ सोशली डिविसिव। ठीक, अगर एक बार कास्ट बेस्ड सेंसस होता है तो कास्ट के नाम पे जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और सोशल डिवीज़न और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं कास्ट के नाम पे। कास्ट के नाम पर एट्रोसिटीज़ भी बढ़ सकती है और वॉयलेंस भी बढ़ सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो सोशल डिवीज़न है ये 3000 सालों से चल रहा है, ये एट्रोसिटीज़ 3000 सालों से चल रही है। तो ये डिवीज़न और एट्रोसिटीज़ जब इतने समय से चल रही है तो सडनली सोशल डिवीज़न एक सेंसस के बेसिस पे तो नहीं हो सकता। और ऑलरेडी एससी एसटी का तो आप सेंसस कर रहे हैं, उसके कारण तो अलग से आपको कन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिल रहे हैं कास्ट के अंदर ही, है ना, और ट्राइब्स के बीच में ही। तो जब एससी एसटीज़ में नहीं मिल रहे हैं तो ओबीसीज़ में कैसे मिलेंगे, ये कहना एकदम सही नहीं है। इसके अलावा आप रिलीजन, लैंग्वेज और रीजन के नाम पर तो सेंसस कर ही रहे हैं, तो वो भी तो डिविसिव है ना। ऐसा तो है नहीं, रीजनलिज्म की भावना है, कम्युनलिज्म की भावना है। तो यहाँ पर जब आप नहीं पीछे हट रहे हैं तो फिर कास्ट सेंसस में पीछे क्यों हट रहे हैं? तो ये आर्गूमेंट जो सोशल डिवीज़न का है उसे इस तरीके से काउंटर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर। इतनी बड़ी तादाद में जो है कास्ट सेंसस करना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कास्ट है ना। अगर आप देखेंगे जो 2011 में सोशल एंड इकोनॉमिक सेंसस हुआ था उसमें लगभग 4 लाख कास्ट इंक्लूड की गई थी। तो इतनी ज़्यादा जो कास्ट है इसका आपको सेंसस अगर आप करते हैं तो पॉसिबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से, और ये कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ही नाइटमेयर एक्सरसाइज होगी। हालांकि इसके अगेंस्ट में जो आर्गूमेंट दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्मूथली क्या कर रही है, एससी कैटेगरी की 1200 कास्ट को लिस्ट कर ले रही है, एसटी कैटेगरी की 698 कास्ट को लिस्ट कर रही है। तो जो ओबीसी है उनकी लगभग 4000 ऑड कास्ट को लिस्ट क्यों नहीं किया जा सकता, है ना। तो आप जब इतना कर सकते हैं तो 4000 कास्ट को और इंक्लूड क्यों नहीं करते? प्रॉपर अगर आप जो है कास्ट डिवीज़न करेंगे तो ये पॉसिबल है एक्सरसाइज। थर्ड क्या है? इट वुड फ्यूल डिमांड्स फॉर इंक्रीज रिजर्वेशन। ये आर्गूमेंट भी अगेंस्ट में दिया जाता है कि अगर कास्ट सेंसस होगा तो फिर रिजर्वेशन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो राइटर हैं उनका ये कहना है कि ऑन द कॉन्ट्ररी अवेलेबिलिटी ऑफ कास्ट वाइज सेंसस डेटा वुड हेल्प कर्ब आर्बिट्री डिमांड्स फ्रॉम अ कास्ट ग्रुप एंड कैप्रिशियस डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट। यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर डेटा रहेगा तो जो आर्बिट्री डिमांड है उसके अगेंस्ट में जो है सरकार क्या कर सकती है, डिसीज़न ले सकती है। लेट्स से कि जैसे पाटीदार हैं, जाट्स हैं, मराठास हैं, ये लोग क्लेम कर रहे हैं। अगर आपके पास प्रॉपर डेटा होता और इनके क्लेम आर्बिट्री क्लेम है तो आप प्रॉपर डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन सरकार जो है ये डेटा यूज़ नहीं करना चाहती है और अपने इलेक्ट्रल कंसिडरेशन के हिसाब से, है ना, चुनावों के हिसाब से रिजर्वेशन देना चाहती है। तो एविडेंस बेस्ड चीज़ें अगर चाहती तो सरकार कर सकती थी और रिजर्वेशन को रोक सकती थी, जो कि अननेसेसरली आर्बिट्री बेसिस पे मांगे जा रहे हैं। चीज़ें क्लियर है? एक दो आर्गूमेंट और है जिसमें ओबीसी कास्ट के सेंसस की यहाँ बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 1992 में इंदिरा साहनी केस में कहा था कि जो ओबीसी लिस्ट है वो 1931 सेंसस के बेसिस पे बनी हुई है, इसे पीरियडिकली रिवाइज करने की ज़रूरत है। कुछ कास्ट को बाहर करने की ज़रूरत है और कुछ कास्ट को अंदर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस,
हिस्टोरिकली इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसी कुछ कास्ट होगी जो कि अब बहुत अच्छा कर रही है, अब बैकवर्ड नहीं रही है, तो इन्हें हटाओ, इन्हें अनडिज़र्विंग कास्ट को बाहर करो और जो डिज़र्विंग है उन्हें इंक्लूड करने की ज़रूरत है और इस लिस्ट को पीरियडिकली रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज़ कही गई है, इसलिए भी कास्ट सेंसस होना चाहिए। इसके अलावा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है, ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया गया है और चूंकि अब ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया गया है तो कास्ट बेस सेंसस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। जब तक कि हमें पता नहीं रहेगा कहाँ पर कौन से एरिया में कितने ओबीसीज हैं तो फिर आप उनको रिजर्वेशन कैसे देंगे। इसलिए जो है जो पंचायत के प्रोविज़न है वो भी मैंडेट कर रहे हैं कि कास्ट बेस आपके सेंसस होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या है, पूरा का पूरा आर्टिकल है। अब हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे है ना, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसे देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था कि हाउ विल द कास्ट सेंसस इन इंडिया रिजॉल्व द एज ओल्ड क्राइसिस ऑफ कास्ट एट्रोसिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। तो कास्ट सेंसस का यहाँ पर आपको बेसिकली सिग्निफिकेंस ही लिखना है। ठीक, कास्ट सेंसस होगा तो प्रॉपर डेटा कलेक्शन होगा और अवेयरनेस बढ़ेगी, कौन सी कास्ट कितनी है, कौन सी कास्ट कितनी पिछड़ी हुई है और उसे हमें टारगेट करना है। जब आपका अवेयरनेस बढ़ेगी तो आप टारगेटेड वेलफेयर करोगे, बहुत ज़्यादा जो पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा जो पिछड़े हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो मार्जिनलाइजेशन कम होगा। इसके अलावा आप अफर्मेटिव एक्शन भी ले सकते हैं, सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं ओबीसी का, जो बहुत पिछड़े हैं उन्हें ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जब तक आप गिनेंगे नहीं तब तक के ना ही सोशल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ना ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। पंचायत में तो रिजर्वेशन भी दिया गया है, तो आप जो है एरिया वाइज कास्ट सेंसस करेंगे तो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ओबीसी के लिए सीट्स रख सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डेटा होगा तो आप प्रॉपर मॉनिटर भी कर पाएंगे हर एक कास्ट की प्रोग्रेस को, तो उससे आप जो कास्ट एट्रोसिटी है और जो मार्जिनलाइजेशन है इसको आप क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेंस का आंसर हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल पूरा क्लियर है ना। आप जब ये सारी चीज़ें लिख लेंगे तो आप उसको एंड कैसे कर सकते हैं, इस कोटेशन से एंड कर सकते हैं। ठीक है, कोटेशन क्या लिखेंगे, ओनली व्हाट गेट्स मेजर गेट्स मैनेज, द प्रॉब्लम ऑफ द सोशल ग्रुप दैट हैव बीन हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बी इट बाय रेस, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी कैन नॉट बी रिजॉल्व विदाउट कलेक्टिंग डेटा ग्रुप आइडेंटिटी वाइज। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक, इसमें आपने पहले क्या लिख देंगे, सेंसस के बारे में लिखेंगे 2-4 लाइन, उसके बाद आर्गूमेंट कास्ट सेंसस के फेवर में, फिर अगेंस्ट में, फिर उसी आर्गूमेंट को काउंटर करेंगे और लास्ट में ये लाइन लिखेंगे। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये आपका मेंस का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, इससे बेटर आंसर आप नहीं लिख सकते। चीज़ें क्लियर? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ केस ऑफ पीपल वर्सेस पॉपुलेशन। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 इंडियन सोसाइटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस चीज़ें हैं तो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। आर्टिकल लिखा किसने है, एस रामा सुंदरम जी ने, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। आर्टिकल शुरू करते हैं। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्टेट PCS में ये चीज़ें डायरेक्टली पूछी जाती है, इसलिए प्लीज़ इसको याद रखेंगे। 11 जुलाई 1989 से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। उस समय जो पॉपुलेशन थी वो 5 बिलियन का मार्क जो है क्रॉस की थी 1989 में, और उसी के बाद से 11 जुलाई को डेजिग्नेट किया गया था टू सेलिब्रेट एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आज के समय में जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 8.1 बिलियन हो चुकी है और उसमें इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इंडिया में ऑलमोस्ट पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है, 1.44 बिलियन, 144 करोड़, स्लाइटली मोर देन चाइना। जो एस रामसुंदरम जी हैं उन्होंने 1997 जुलाई 11 को एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था मिथ अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ, और आज वो 27 साल बाद फिर से आर्टिकल लिख रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कि क्या पिछले 27 साल में चेंज हुआ है। इन्होंने जो आर्टिकल लिखा था वो तब लिखा था जब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ मार्क क्रॉस कर दी थी, और इनके आर्टिकल में जो माल्थूस की प्रेडिक्शन है उसको गलत बताया गया था। माल्थूस एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने डूम्सडे की प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने कहा था
कि एक टाइम आएगा जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फूड जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगी और उसके बाद जो है फेमाइन्स डिसीज़ आने के कारण फिर पॉपुलेशन कम होना शुरू होगी। तो ये जो डूम्सडे प्रेडिक्ट किया था ये माल्थूस ने 200 साल पहले प्रेडिक्ट किया था और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो यूएस है और बाकी कंट्रीज़ हैं वो भी यही मानती थी। 90s के समय में बहुत सारे जो प्रोपोनेंट थे वो माल्थूस की इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे। जो राइटर हैं उन्होंने उसी समय कहा था कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, पॉपुलेशन ग्रोथ कभी फूड प्रोडक्शन को ओवरटेक नहीं करेगी फ्यूचर में। और फिर आज वो 27 साल बाद आर्टिकल लिख रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कि पिछले 27 साल में क्या क्या चेंजेस आया है स्पेशली इंडिया में। सो फर्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ पहुँच गई है? 144 करोड़ में। ठीक, तो 2024 में 144 करोड़, 1997 में कितनी थी? 100 करोड़, 100 बिलियन मार्क पास किया था। कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है? 44%। तो 44% जो है पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है पिछले 27 साल में। लेकिन अगर एनुअल ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो वो कम हुई है, शार्पली डिक्रीज़ हुई है। 1997 में 2% के अराउंड आपकी एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी और अभी वो 1% से भी कम हो गई है। इसका रीज़न क्या है? जो TFR है उसकी वैल्यू 3.4 से 2 पहुंच चुकी है। TFR क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट। इस बार प्रीलिम्स में आपको पूछा भी गया था। इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ बर्थ पर वुमेन। वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे पैदा कर सकती है उसी को हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। सो टोटल फर्टिलिटी रेट नंबर 2 पे आ चुका है जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम हो चुका है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या है? कि जो पॉपुलेशन है उतनी ही पॉपुलेशन रिप्लेस हो रही है। 2 लोग हैं तो 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इसको हम TFR की वैल्यू कितनी बोलते हैं? 2.1 बोलते हैं, 2 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका पहला चेंज है जो पिछले 27 सालों में देखने को मिला है। वहीं इंडिया की जो पर कैपिटा GDP है इंडियंस की वो 6 टाइम बढ़ी है। $400 हुआ करती थी, अब $2400 के आसपास हो चुकी है। ये पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 61 थी, अब 70 हो चुकी है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। टोटल कितना? 9 ईयर्स के अराउंड। जो लोग पॉवर्टी के अंदर रह रहे थे उस समय कितना परसेंटेज था? 43% के अराउंड थे जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रहे थे। और अभी जो रीसेंट डेटा आया है उसके हिसाब से लगभग 11% लोग ऐसे हैं जो पुअर हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। सो आपकी जो पॉपुलेशन है अभी 144 करोड़ का मैं अगर 11% निकालूं तो 16 करोड़ पॉपुलेशन अभी भी पॉवर्टी के अंदर है। ये जो 16 करोड़ लोग BPL के अंदर हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, ये इंडिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 5.4 करोड़ हैं आउट ऑफ 23.6, बिहार में 4.2 करोड़ आउट ऑफ 12.7, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। ये चारों स्टेट को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल जितने 16 करोड़ लोग हैं उसमें से 83% BPL के लोग आपको इन 4 स्टेट में मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड, इन 4 स्टेट में मैक्सिमम आपको पॉवर्टी देखने के लिए मिलेगी। और जबकि यहाँ इंडिया की टोटल कितनी पॉपुलेशन है? केवल 34% पॉपुलेशन है, लेकिन 83% जो है BPL के लोग इन्हीं 4 स्टेट में मिलेंगे। तो जो ये डिस्पैरिटी है सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ में, उसको सरकार एड्रेस करना चाहेगी और उस पर फोकस करेगी। नेक्स्ट जो चेंज आया है पिछले 27 साल में वो क्या है? वो है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। उस समय जो है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था क्लाइमेट चेंज का जितना आज पीपल फेस कर रहे हैं। और जो क्लाइमेट चेंज है वो नेशनल बाउंड्री रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। लेकिन पिछले 27 साल में जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं जो कि बढ़ रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है और कौन रिस्पॉन्सिबल है, उससे रिलेटेड यहाँ डेटा दिया हुआ है। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज़, OECD कंट्रीज़, जनरली वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड होती है। अगर इनकी बात करें तो इनका जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है? $40,000।
डॉलर। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1.39 बिलियन। अगर हम देखें तो ये जो कंट्री है OECD, ये कितना प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रही है, लगभग 55.6 ट्रिलियन वर्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड मैन्युफैक्चर गुड। और इसके कंपैरिजन में इंडिया की जो पर कैपिटा GDP है वो कितनी है $2400। और पॉपुलेशन कितनी है 1.44 बिलियन। और कितना प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रहे हैं हम 3.5 ट्रिलियन वर्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड मैन्युफैक्चर गुड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो OECD कंट्री है उनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन वो इंडिया से 16 टाइम्स ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है इसका ग्लोबल वार्मिंग का। आप ज़रूरत से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अनप्रिडिक्टेबल वेदर चेंजेस हो रहे हैं। और इसके एडवर्स इम्पैक्ट किसको झेलना पड़ रहा है, जो वनरेबल कंट्रीज़ हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो लीस्ट डेवलप कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और OECD's कंट्री हैं। इंडिया जो है अपना फोकस किसके ऊपर रखी हुई है, अपनी 11% पॉपुलेशन पे रखी हुई है। अभी भी इंडिया की प्रायोरिटी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मेजर्स नहीं ले रही है, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है अभी भी वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है वो किस पे आनी चाहिए, OECD कंट्रीज़ पे आनी चाहिए और थोड़ा बहुत टू सम एक्सटेंट चाइना पर भी आनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर कर चुके हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए जितना वो एमिशन कर रहे हैं। तो इंडिया का क्लियर कट है कि भाई हम लोग ग्रोथ पे फोकस करेंगे और इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर होते हुए जो है सारी कंट्री को उसी रास्ते पर लेकर भी जा रहा है। इंडिया ने G20 जो समिट हुआ था उसमें जो है कहा था कि सारी कंट्रीज़ को सर्कुलर इकॉनमी पे फोकस करना चाहिए, रीयूज़ करने पे फोकस करना चाहिए, रिसाइकल करने पे फोकस करना चाहिए। तो इंडिया जो है इकॉनमी पे, ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है और साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रहा है। लेकिन इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो चेंज नहीं हुई है पिछले 27 साल में, और इसलिए इंडिया ने जो है अपना नेट ज़ीरो का जो टारगेट है वो 2070 रखा है। बाकी यूरोपियन कंट्री ने टारगेट 2050 रखा है और उनको पहले रखना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पॉवर्टी वाला इशू नहीं है। इंडिया जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ करके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मेजर्स नहीं ले सकता, दोनों को साथ साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। सो ये बेसिकली हमारा पूरा क्या है, आर्टिकल है। होपफुली आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। इसमें ऐसा कुछ समझने का ज़्यादा डिटेल में है नहीं, सिर्फ डेटा फिगर्स हैं, कितने चेंजेस, कैसे चेंजेस आए हैं पिछले 27 सालों में। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है मैसेज टू मॉस्को। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इंडो रशिया रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे मेंस में। यार ये 2024 में आपको पूछा जा सकता है, ये बायलैटरल रिलेशन के ऊपर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक, अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो वो ग्रेजुअली चेंज होती जा रही है। जो पहले प्रिंसिपल हम फॉलो करते थे वो क्या था, नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल। कब फॉलो करते थे, कोल्ड वॉर एरा में। उस समय सिर्फ 2 ब्लॉक हुआ करते थे, है ना, 2 पोल हुआ करते थे, एक था यूनाइटेड स्टेट, दूसरा था USSR। उस समय हमने कोई पोल ज्वाइन नहीं किया था और वही नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी। लेकिन उसके बाद जो है USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया और एक सिंगल सुपर पावर बची। लेकिन धीरे धीरे चाइना का राइज हो रहा है, इंडिया खुद जो है राइज कर रहा है, यूरोपियन यूनियन एक पावर बन चुकी है। सो अब अगर हम देखें तो वर्ल्ड में मल्टीपल पावर्स है और इसलिए इसे मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जाता है। और इसी के हिसाब से जो इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिसी है, इंटरनेशनल रिलेशन की जो पॉलिसी है, जो प्रिंसिपल है, वो चेंज हो गया है। अब इंडिया जो है मल्टी अलाइनमेंट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर हमारा नॉन अलाइनमेंट था और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। मल्टी अलाइनमेंट में मतलब हमारा अलाइनमेंट US की तरफ भी है, EU के तरफ भी है, चाइना से भी हम डील कर रहे हैं और रशिया भी हमारा दोस्त है। मल्टीपल कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन और एंगेजमेंट करना मल्टी अलाइंड प्रिंसिपल कहलाता है। ये रिलेटिवली मोर प्रैग्मेटिक अप्रोच है आज के कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ को अगर हम देखें तो। पर प्रॉब्लम क्या हो गई है, एक बार फिर से जो राइवलरीज़ हैं बड़ी कंट्रीज़ के बीच में वो शुरू हो गई है। जैसे कि चाइना का राइज हो रहा है, US इसके अगेंस्ट है, यूरोपियन यूनियन इसके अगेंस्ट है, रशिया भी जो है स्ट्रांग हो रहा है,
यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है तो रशिया यूएस की राइवलरी दोबारा से शुरू हो गई है। इन राइवलरीज़ के बीच में इंडिया के लिए सारे कंट्री से अच्छे रिलेशन रखना आसान नहीं है। जो मल्टी एंगेजमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो मल्टी अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी आ सकती है। इन्हीं सारी डिफ़िकल्टी के बीच में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो 2.5 साल के बाद में कहाँ गए हैं? रशिया गए हैं। रशिया में उनकी विज़िट थी। 2.5 साल बाद क्यों गए हैं? क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर हो गई थी और यूक्रेन रशिया वॉर के बाद जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ विज़िट नहीं किए हैं। अब चूंकि थर्ड टर्म है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, तो वो सारी कंट्रीज़ जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं सभी जगह विज़िट कर रहे हैं और रशिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया के लिए। इसे ऑल वेदर फ्रेंड भी हम कह सकते हैं, टाइम एंड टेस्टेड फ्रेंड भी हम कह सकते हैं। तो पिछले 2.5 साल में ये फर्स्ट विज़िट होगी, फर्स्ट स्टेट विज़िट होगी किसकी? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की। चीज़ें क्लियर है क्या? जो विज़िट थी उसमें काफ़ी वार्मनेस दिखाई दी पीएम मोदी और जो प्रेसिडेंट पुतिन हैं उनके बीच में। इसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट भी हुए जैसे कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस पार्टनरशिप में। इसके अलावा इंडिया ने जो है पीस के बारे में काफ़ी चर्चा की। इंडिया ने जो प्राइम मिनिस्टर थे 2022 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो 21st सेंचुरी है वो वॉर का एरा नहीं है और इसलिए जल्द से जल्द जो है पीस लेकर आना डायलॉग के थ्रू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी के ऊपर जो है इस बार की विज़िट में भी फोकस किया है। ठीक, जब प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि रिसेंटली जो रशिया है उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने यूक्रेन में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बम गिराए, तो उन्होंने कहा कि इंसिडेंट बहुत पेनफुल है और पीस टॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बॉम्ब, गन्स और बुलेट्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जब तक कि हम इन चीज़ों को नहीं पीछे छोड़ेंगे तब तक कि पीस टॉक नहीं हो पाएगी। तो जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें की गई है? इट नोटेड विथ एप्रिसिएशन रेलेवेंट प्रपोजल ऑफ मीडिएशन एंड गुड ऑफिसेस एम्ड एट पीसफुल resolution of conflict in accordance with the international law and on the basis of UN Charter in its entirety and totality. So joint statement में भी ये बात जो है मानी गई और इवन रशिया को अप्रिशिएट किया गया कि उन लोगों के जो मीडिएशन के प्रपोजल हैं वो अच्छे हैं और इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। जो कन्फ्लिक्ट है उसका पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे। तो ये जो है जॉइंट स्टेटमेंट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया जितना यूएस रशिया के करीब जाता है उतना ही यूएस नज़र गड़ा के देखता है। वहीं चाइना भी इंडिया इस रिलेशनशिप को नज़र गड़ा के देखा हुआ है। रशिया और चाइना दोनों एक साथ आ गए हैं। चाइना इंडिया को परेशान कर रहा है बॉर्डर में, तो हमारे लिए रशिया इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा चाइना को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए रशिया इंपॉर्टेंट होगा स्ट्रेटेजिक रीज़न से। इसके अलावा पाकिस्तान, रशिया और चाइना भी अपना एक्सिस न बना ले, तो इसलिए अभी हमें कोशिश करनी है कि रशिया थोड़ा बहुत हमारे साइड में रहे और हमारे पुराने संबंध भी हैं उनके साथ, बहुत अच्छे संबंध भी हैं। इसके अलावा रशिया क्यों इंपॉर्टेंट है यार? रशिया का ऑयल, बहुत सस्ता ऑयल मिल रहा है इंडिया को, तो रशिया ऑयल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम आर्म इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स हैं, है ना, जो मेंटेनेंस के लिए जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो भी ज़रूरी होते हैं और वो सारी चीज़ें भी रशिया से ही इंपोर्ट की जाती है। तो रशिया जो है इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट जितनी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूनाइटेड स्टेट है। तो इंडिया को लगातार एंगेज करना चाहिए, मल्टी अलाइनमेंट या मिनीलेटरल्स के थ्रू एंगेजमेंट जारी रखना चाहिए। जैसे कि इंडिया क्वाड के थ्रू रखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट, वेस्टर्न कंट्री से। मिडिल ईस्ट में I2U2 है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी पढ़े थे, रशिया और चाइना दोनों हैं। इन मिलिलेटरल्स के थ्रू, बायलेटरल्स के थ्रू कंटिन्यू एंगेजमेंट करना ज़रूरी है ताकि इंडिया के स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बूस्ट हो सके। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया ज़रूरी है इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए, और रशिया ज़रूरी है क्योंकि इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस में रशिया की ज़रूरत होगी, प्लस चाइना को बैलेंस करने के लिए बॉर्डर एरिया में और SCO के अंदर। सो इंडिया को, है ना, ये जो टाइट रोप है उस पर चलते रहने की ज़रूरत है। ये बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।